युद्ध पर कई विश्लेषण होते हैं, लेकिन ये इतना पर्सनल शायद ही कभी लगा हो। जरा सोचिए, कल सुबह तक आप अपने परिवार के साथ दुबई में थे और आज पूरा मिडल ईस्ट जैसे आग की लपटों में है। चलिए इस भयावह मंजर को परत दर परत समझते हैं। तो आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम एक निजी कहानी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये जंग कैसे भड़की, इसका पूरी दुनिया पर क्या असर हुआ, हम इस मोड़ तक आखिर पहुंचे कैसे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस बड़ी उलझी हुई लड़ाई को एक बहुत ही पर्सनल नज़रिए से समझना शुरू करते हैं। सोचिए जरा, आप सुबह सुबह अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, आपकी फ्लाइट उड़ान भी भर लेती है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पता चलता है कि जिस शहर को आप अभी-अभी छोड़कर आए हैं, वहां जंग छिड़ गई है। दुबई में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एयरपोर्ट को फौरन खाली करा दिया गया, सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ऊपर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया जा रहा है और बुर्ज अल अरब पर मिसाइल का मलबा गिर रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपके परिवार के कुछ लोग उसी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि वो वहां से कब और कैसे निकल पाएंगे। हाँ, इस सब के बीच एक राहत की बात भी है। यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम कमाल का साबित हुआ। ईरान की तरफ से जो 1137 मिसाइलें दागी गईं, उनमें से 1132 को हवा में ही रोक दिया गया। लेकिन ये आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि हमला कितना बड़ा और कितना खतरनाक था। तो अब इस पर्सनल कहानी से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जो क्षेत्रीय लड़ाई थी, वो कैसे एक ग्लोबल धमाके में बदल गई। हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़े सैन्य हमले की शुरुआत कर दी, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अधिकारियों ने साफ किया कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला एक ऑपरेशन है, जिसका मकसद ईरान के टॉप लीडर्स और उनके अहम ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करना है। और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। पहले ही दिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ठिकाने पर सीधा हमला होता है और उनकी मौत की खबर कंफर्म हो जाती है। और अगले ही दिन ईरान पलटवार शुरू कर देता है। इस हमले का मकसद कितना साफ था, इसका अंदाजा आप डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से लगा सकते हैं, जिसमें कहा गया कि वो लोग जो सारे फैसले लेते हैं, उनमें से ज्यादातर अब खत्म हो चुके हैं। जाहिर है ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। जवाब में उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर दिया और उनका निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में पहले अमेरिका के 27 मिलिट्री बेस पर एक साथ हमला किया गया। और देखिए, यहीं पर यह लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। हमले सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक नहीं रुके। दुबई और बहरीन में 5 स्टार होटल्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में तो अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट बेस पर सीधा हमला हुआ। इससे ये साफ हो गया कि आम लोग भी इस जंग की सीधी चपेट में हैं। तो ये तो हुई लड़ाई की बात, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा? चलिए अब इसे समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा इस आंकड़े पे ध्यान दीजिए, 1 करोड़ से ज़्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो भारतीय हैं जो खाड़ी के इन देशों में रहते हैं, काम करते हैं। जहां मिसाइलें बरस रही हैं, वहां लाखों भारतीय मजदूर, हमारे दोस्त और रिश्तेदार फंसे हुए हैं। मतलब ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल संकट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी है। और किसी भी जंग का सबसे दुखद पहलू होता है मासूमों की जान जाना। ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बमबारी हुई, जिसमें कम से कम 100 बच्चों की मौत हो गई। और ये हमला दिन के समय हुआ, जब स्कूल बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ 100 बच्चों की मौत की खबर है और दूसरी तरफ इजराइल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आता है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये बात तब कही जा रही है जब इस संघर्ष की शुरुआत ही उनके हमले से हुई थी। अब बात करते हैं आर्थिक असर की, जो भारत पर सीधे सीधे पड़ने वाला था। भारत अपना 50% से भी ज्यादा कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नाम के एक समुद्री रास्ते से मंगवाता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया, जैसा कि खबरें आ रही थीं, तो भारत की तेल सप्लाई ठप हो सकती है। मतलब महंगाई आसमान छू लेगी। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा। चलिए इसकी पूरी बैकग्राउंड को समझते हैं। इस जंग की कहानी कुछ महीने पहले शुरू होती है।
दिसंबर 2025 में, जब ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है और लोग सड़कों पर उतर आते हैं। सरकार बेरहमी से 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार डालती है। इसके जवाब में अमेरिका 2003 के बाद अपनी सबसे बड़ी सेना इस इलाके में तैनात कर देता है। लेकिन हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान के एक मंत्री का बयान आता है कि शांति समझौता बस होने ही वाला है। सोचिए, बस एक दिन, और अगले ही दिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो जाता है। इस हमले के पीछे की राजनीति भी काफी उलझी हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री हमले से सिर्फ 2 दिन पहले ही इजरायल के दौरे पर थे। विपक्ष ने इस टाइमिंग पर सवाल उठाए, ये कहते हुए कि इससे भारत की न्यूट्रल इमेज को नुकसान पहुंचा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही थीं कि इस हमले की प्लानिंग तो महीनों से चल रही थी। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम ये सब पहले भी देख चुके हैं? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? जरा युद्ध को सही ठहराने के लिए दी गई इन दलीलों को देखिए। 2003 में इराक के लिए कहा गया था कि एक दुष्ट कट्टर तानाशाह को हटाकर वहां शांति और लोकतंत्र लाना है। और 2026 में ईरान के लिए क्या कहा जा रहा है कि एक दुष्ट कट्टर तानाशाही को हटाना है और ईरानियों को आज़ादी के लिए अपनी सरकार पर कब्जा करने में मदद करनी है। भाषा, वजह, सब कुछ लगभग एक जैसा है। और इतिहास हमें ये भी बताता है कि जब बाहर से आकर किसी तानाशाह को हटाया जाता है तो अंजाम क्या होता है। सद्दाम हुसैन के हटने के बाद इराक अस्थिर हो गया और नए नए आतंकवादी संगठनों का गढ़ बन गया। मुअम्मर गद्दाफी के हटने के बाद लीबिया गृहयुद्ध और अराजकता के अंधेरे में डूब गया। तो यही वो भयानक सवाल है जिसके साथ ये पूरा सिनेरियो हमें छोड़ जाता है। क्या एक तानाशाह को हटाने से आम लोगों की जिंदगी वाकई बेहतर होती है या फिर बद से बदतर हो जाती है? क्या ईरान का हश्र भी इराक और लीबिया जैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो उस पूरे क्षेत्र के भविष्य पर मंडरा रहा है।